वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहात। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीनी बच्चों को भी शूट करने जैसे बयान देने वाले नेतन्याहू से ज़्यादा एग्रेसिव नेफ्ताली बेनेट बनेंगे इजरायली पीएम, फ़लस्तीनियों में तशवीश। इसराइल में बनेगी तारीख, नई हुकूमत में शामिल होगी इस्लामिक पार्टी राइम। इस्लामिक पार्टी के लीडर मंसूर अब्बास ने नेफ्ताली बेनेट को अपनी हिमायत देने का किया ऐलान। अरबों के लिए राहत पहुंचाना बताया मकसद। अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, कहा बातचीत से जो हासिल नहीं हुआ उसे ताकत के जोर पर हासिल करेंगे तालिबान। अफगानिस्तान का बेशतर इलाका तालिबान के ही कंट्रोल में। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बढ़ी बेचैनी, फिर की बातचीत की पेशकश। कहा कश्मीर में दोबारा बहाल हुए पुराने हालात तो भारत से बातचीत के लिए है तैयार, सियासी समझौते पर जोर। ट्विटर और मोदी सरकार में टकराव जारी, अब ट्विटर को दी गई लास्ट वार्निंग। कहा नए डिजिटल क़वानीन लागू करे ट्विटर, वरना संगीन नतायज भुगतने के लिए रहे तैयार। और मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी के सनसनीखेज दावे। कहा जिस वक्त पीएम मोदी कर रहे थे कोरोना के खिलाफ जंग जीत लेने का दावा, उस वक्त मुल्क में थी ऑक्सीजन और बेड्स की कमी। झूठी तशहीर में मुलविस मोदी सरकार ने नहीं दिया इस तरफ कोई ध्यान। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल के सबसे तवील अरसे तक प्राइम मिनिस्टर रहे बिन्यामिन नेतन्याहू का दौर अब खत्म होता नजर आ रहा है। नेतन्याहू की अक्सरियत साबित न करने के बाद यामीना पार्टी के नेफ्ताली बेनेट ने इसराइल में सरकार बनाने का दावा किया है। नेफ्ताली बेनेट फ़लस्तीन को लेकर नेतन्याहू से भी ज़्यादा मुतासिब और जारहाना यानी एग्रेसिव रवैया रखते हैं। ऐसे में उनके इसराइली प्राइम मिनिस्टर बनने के क़यास आराइयों से फ़लस्तीन में भी हलचल है। फ़लस्तीन का कहना है कि इसराइल के इख्तिदार में कोई भी पीएम बने, उनका फ़लस्तीनियों के हुकूक़ को लेकर एक जैसा रुख रहता है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि नेतन्याहू के बाद नेफ्ताली अगर पीएम बने तो वो राइट विंग एजेंडे पर काम करेंगे। पीएलओ के नुमाइंदे बासिम अल-सलाही ने कहा कि नेफ्ताली बेनेट नेतन्याहू से अलग नहीं है। वो ये साबित करना चाहेंगे कि वो फ़लस्तीन को लेकर कितने जारहाना यानी एग्रेसिव है। फ़लस्तीनियों का यह ख्याल इस बात से भी सही नज़र आता है क्योंकि नेफ्ताली बेनेट वो शख्स हैं जिन्होंने साल 2013 में इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हुए फ़लस्तीनी शहरियों को दहशतगर्द करार दिया था और कहा था कि फ़लस्तीनियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनका कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, साल 2018 में भी फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ोर्स के दरमियान होने वाले एक टकराव के बाद नेफ्ताली ने कहा था कि इसराइली फ़ोर्स शूट टू किल की पॉलिसी पर अमल करे, बच्चों पर भी रहम ना करे। उनका कहना था कि मैं गजा से रोज़ाना दहशतगर्दों को बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अब ऐसे बयान देने वाला शख्स अगर इसराइल का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो फ़लस्तीनियों के ख़दशात ज़रूर बढ़ ही जाएंगे। इसराइल की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इस्लामिक पार्टी और कट्टर राइट विंग पार्टी हुकूमत बनाने के लिए साथ आए हैं। इसराइल के पीएम नेतन्याहू को इक़्तिदार से बाहर करने के मकसद ने बिल्कुल अलग नज़रियात यानी आइडियोलॉजी वाली दो पार्टियों को साथ लाकर खड़ा कर दिया है। इसराइल की अरब आबादी की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट के लीडर मंसूर अब्बास ने नेफ्ताली बेनेट को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। इसराइल में राइम पार्टी के लीडर मंसूर अब्बास ने इस सिलसिले में हुई एक डील पर साइन किए। ये पहली बार होने जा रहा है कि जब इस्लामिक पार्टी बरसर इख्तिदार अलायंस का हिस्सा बनने जा रही हो। मंसूर अब्बास की राइम पार्टी को इलेक्शन में 4 सीटें हासिल हुई थीं और वो सबसे लास्ट नंबर पर थी। इसके बावजूद इसराइल में हुकूमत बनाने में उनका अहम रोल रहेगा। माजी के गिले शिकवे भुलाकर 47 साल के मंसूर अब्बास इसराइल के मुमकिना प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट के साथ आए हैं। यामनी पार्टी के नेफ्ताली बेनेट को नेतन्याहू से भी ज़्यादा एग्रेसिव और मुतासिब माना जाता है और वह फ़लस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक को इसराइल में मिलाने के हामी है। ऐसे में मंसूर अब्बास को उम्मीद है कि उनकी पार्टी इसराइल में अलायंस वाली सरकार का हिस्सा बनेगी तो इसराइल में रह रहे अरबों और फ़लस्तीनी शहरियों के हालात सुधर जाएंगे। मंसूर अब्बास ने कहा कि अलायंस का अहम मकासद में अरब इलाकों में क्राइम पर लगाम लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
16 अरब डॉलर से ज़्यादा फंड मुहैया कराना और अरब गांव में बिना परमिट के घर गिराने पर रोक लगाना शामिल है। फ़लस्तीनी खबर रसाई एजेंसी सफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ग़र्ब अर्दन के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सियोनी बर्बरियत और जारहियत के ख़िलाफ़ एहतजाजी इज्तिमात मुनक़्क़द हुए। इस तरह के एहतजाजी इज्तिमात मक़बूज़ा क़ुद्स के शुमाल मग़रबी इलाक़े राफ़ात और नाबलस में भी मुनक़्क़द हुए, जिन पर इसराइल के फ़ौजियों ने धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में 15 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जाती है। मिस्र से तामीराती मशीनरी, तामीराती सामान और माहिरीन तामीरात की टीमों पर मुश्तमिल दर्जनों अफराद फ़लस्तीन के जंगज़दा इलाक़े गज़ा की पट्टी पहुँचे। मिस्र से आने वाले माहिरीन इसराइली बमबारी से होने वाली तबाही के बाद मलबा हटाने और तामीराती काम शुरू करेंगे। ज़राए के मुताबिक मिस्र ने तामीराती मशीनरी और अमला गज़ा भेजने से पहले गज़ा के हुक्मरान हमास और रमल्ला में कायम फ़लस्तीनी अथॉरिटी से भी रब्ता किया था और दोनों को इस हवाले से आगाह किया था। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की इंटेलिजेंस के नए जायज़े में कहा गया है कि तालिबान अमेरिका और इत्तेहादी अफवाज के अफ़गानिस्तान से इनक़िला के बाद वो सब कुछ ताकत से हासिल करने के लिए तैयार हैं जो कुछ वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हासिल नहीं कर सके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शनर मॉनिटरिंग टीम यानी पाबंदियों का जायज़ा लेने वाली टीम ने अपने रिपोर्ट में खबरदार किया है कि अगरचे तालिबान अभी तक गुज़िश्ता साल अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे की तकनीकी तौर पर तामील कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इख्तियारात पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। वो मुल्क के आधे से ज़्यादा ज़िले इंतज़ामिया सेंटर्स पर डायरेक्टर कंट्रोल रखे हुए हैं और शहरी इलाकों से बाहर 70% इलाके उनके कंट्रोल में है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान में होने वाली झड़पों में मुतादिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हरात के गवर्नर के तर्जुमान जिलानी फरियाद ने कहा है कि अफगानिस्तान के सूबे हरात के ज़िला गुलरान में 8 तालिबान हलाक और 2 ज़ख्मी हुए, जबकि गौरियान ज़िले में होने वाली झड़प में 6 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इन झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 अहलकार जाँ बहक और 6 आम शहरी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा काबुल में 2 बम धमाकों के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी हुए। पहला बम धमाका चहार किला में मुसाफिर कार के करीब हुआ, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और 4 ज़ख्मी हो गए, जबकि 4 घंटे बाद दूसरा धमाका हुआ जिसमें कार इस्तेमाल की गई और मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 5 ज़ख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही है। वो कभी बातचीत की पेशकश करते हैं तो अगले ही पल बातचीत के लिए शर्त रख देते हैं। अब इमरान खान ने दोबारा बातचीत का पांसा फेंका है। इमरान खान ने कहा है कि अगर कश्मीर में दोबारा से पुराने हालात बहाल किए जाते हैं तो वह भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि अगर कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप है तो हाँ, हम बात करेंगे। कुछ दिन पहले ही इमरान खान ने कहा था कि अगर भारत की मोदी सरकार कश्मीर में आर्टिकल 370 दोबारा बहाल करती है तो पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। इमरान खान ने ताज़ा बयान में ये भी कहा है कि वो अमेरिकी फ़ौजियों के अफगानिस्तान से जाने से पहले एक सियासी समझौता करने पर जोर दे रहे हैं ताकि पड़ोसी मुल्क में खाना जंगी के खतरे को टाला जा सके। बुलेटिन में फ़िलहाल वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। आज यौम माहौलियात के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दावा किया है कि भारत ने दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। साथ ही मोदी ने यह भी दावा किया कि इकोनॉमी इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकते हैं और भारत ने यही रास्ता चुना है। आज भारत दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि जब पर्यावरण की रक्षा की बात हो तो जरूरी नहीं है कि ऐसा करते हुए
विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए। इकोनॉमी और इकोलॉजी, इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, और भारत ने यही रास्ता चुना है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर कहा कि ज़मीन और माहौलियात की हिफाजत करना हमारी अहम जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हमारी ज़मीन, हमारा माहौल हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने भी माहौलियात के आलमी दिन पर अपने सरकारी पेज पर ट्वीट किया कि माहौलियात का आलमी दिन हर साल याद दिलाता है कि हमें अपने घरों की हिफाजत और ख़ास तौर पर माहौलियात को बहाल करना है और अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाकर माहौलियात की हिफाजत करनी है। ट्विटर और मरकज़ की मोदी सरकार में जारी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी सरकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को आखिरी वार्निंग दी है कि नए डिजिटल क़वानीन को फौरी लागू करे, वरना गंभीर नतायज भुगतने पड़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ग्रुप कोऑर्डिनेटर राकेश माहेश्वरी की जानिब से 5 जून को ट्वीट कर लिखे गए लेटर में कहा गया है कि ट्विटर के लेटर में ना तो नए डिजिटल क़वानीन को लागू करने पर वजाहत दी गई है और ना ही उसे अमल में लाया गया है। मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ट्विटर ने नए डिजिटल क़वानीन को नहीं माना तो आई एक्ट 2000 की दफ़ा 79 के तहत उसका इंटरमीडियरी का कानून दर्जा ख़त्म किया जा सकता है। ट्विटर ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया है। इससे पहले कंपनी ने आरएसएस के कई बड़े लीडरों के प्राइवेट अकाउंट को अनवेरीफाई किया था। यही नहीं, मुल्क के नायब सदर वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से भी ब्लू टिक हटाते हुए कहा था कि 6 महीने से ये अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ था। हालांकि बाद में ट्विटर ने वेरीफाई का ब्लू टिक दोबारा नायब सदर के अकाउंट पर लगा दिया है। दूसरी जानिब आरएसएस के बड़े लीडरों के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक को हटा दिया गया है। जिन संघीय लीडरों के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है उनमें सुरेश सोनी और अरुण कुमार शामिल हैं। इसके अलावा संघ लीडरों सुरेश जोशी और कृष्ण गोपाल के हैंडल से भी ब्लू टिक हटाया गया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर में अस्पतालों में बेड की कमी पर मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस वक्त पीएम मोदी जी कोरोना से जंग जीत लेने का ऐलान कर रहे थे, उसी वक्त मुल्क में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर्स और बेड की तादाद कम की जा रही थी, लेकिन झूठी तशहीर में मुलव्विस सरकार ने इस जानिब कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सितंबर 2020 में भारत में 2,47,972 ऑक्सीजन बेड थे, जो 28 जनवरी 2021 तक 36% घट गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले साल हेल्थ इश्यूज की पार्लिमानी कमेटी ने कोरोना की तबाही का जिक्र करते हुए अस्पताल के बेड, ऑक्सीजन व दीगर की दस्तयाबी पर खुसूसी फोकस करने की बात कही थी, मगर मोदी सरकार का ध्यान कहीं और था। उन्होंने कहा कि साल 2014 में हुकूमत में आते ही हेल्थ बजट में 30% की कटौती करने वाली मोदी सरकार ने साल 2014 में 15 एम्स बनाने का ऐलान किया था। उसमें से एक भी एम्स आज एक्टिव अस्पताल के तौर पर काम नहीं कर रहा है। कोरोना वबा की दूसरी लहर से दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन को अब दिल्ली सरकार धीरे धीरे अनलॉक कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि ऑड इवन फार्मूले से बाजार खुलेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब कोरोना की हालत काफ़ी कंट्रोल में है। सीएम ने साथ ही मेट्रो ट्रेन सर्विस को 50% गुंजाइश के साथ शुरू करने का भी ऐलान किया। दवाइयों को लेकर 2 अहम निर्णय किए गए। एक तो ये कि इस वेव में ये देखा गया कि व्हाट्सएप खूब तेजी से, व्हाट्सएप के ऊपर दवाइयाँ खूब तेजी से प्रिस्क्राइब की जा रही थी और उसके ऊपर मतलब बात फैल जाए कि ये दवाई बड़ी अच्छी है, तो पूरे समाज के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर उस दवाई की अफरा तफरी मच जाती है। तो एक डॉक्टर्स की और एक्सपर्ट्स की टीम बनाई जाएगी। अगर किसी दवाई की डिमांड होती है तो वो डॉक्टर्स एग्जामिन करके बताएं कि इस दवाई से कोरोना में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर कहते हैं होगा तो सरकार उस दवाई को मुहैया कराने की कोशिश करेगी, और डॉक्टर अगर कहते हैं कि ये दवाई बिल्कुल बेकार है, इससे कोरोना में कोई फ़ायदा नहीं होगा और लोग इसके पीछे भागना बंद करें, तो जनता को उसके बारे में जागरूक किया जाएगा कि इस दवाई के पीछे भागना बंद कीजिए। एक ये। दूसरा, जो जो इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं उनकी लिस्टें बना ली गई हैं
उसका कितना बफर, कितना स्टॉक चाहिए होगा, उतना बफर स्टॉक क्रिएट किया जाएगा। एक्सपायरी डेट्स किस दवाई की कितनी है, एक्सपायरी डेट्स को ध्यान में रखते हुए उन सभी दवाइयों का बफर स्टॉक क्रिएट किया जा रहा है, ताकि अगर जरूर, और प्राइवेट अस्पतालों के भी आदेश दिए जा रहे हैं कि वो भी अपने बफर स्टॉक्स इस तरह से तैयार रखें ताकि अगर महामारी आती है तो हम उसके लिए तैयार रहें। इसके अलावा 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब्स बनाई जा रही हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में और आईएलबीएस में, ताकि हमें भी पता रहे कि दिल्ली के अंदर जो भी वेरिएंट आ रहा है वो वेरिएंट कौन सा वेरिएंट है, पुराने वाला है या कोई नया वेरिएंट आ गया है, और हमें इस बारे में क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, हम एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मुल्क के फ्रंटलाइन वॉरियर्स डॉक्टरों पर तौहीन-आमेज़ रिमार्क पास करने पर रामदेव के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब झारखंड आईएमए ने रामदेव को लीगल नोटिस भेजा है। आईएमए झारखंड ने रामदेव को आयुर्वेद और एलोपैथी के दरमियान की लड़ाई बनाने की कोशिश करने, मरने वाले डॉक्टरों की तौहीन और एलोपैथिक इलाज पर सवाल उठाने समेत कई पॉइंट पर 14 दिनों के अंदर रिटर्न यानी तहरीरी गलती कबूल करने को कहा है, नहीं तो एफआईआर दर्ज कराने की वार्निंग दी गई है। वेस्ट बंगाल में मिली करारी हार के बाद बीजेपी में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पार्टी की एक मीटिंग के लिए पहुंचे बंगाल बीजेपी के सदर दिलीप घोष का बीजेपी के ही बूथ लेवल के कारकुनों ने घेराव किया। हुगली के चोचौड़ा में बीजेपी कारकुनों ने दिलीप घोष का घेराव करते हुए प्रोटेस्ट किया है। बीजेपी कारकुन मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हुगली जिला कमेटी को डिसॉल्व यानी तहलील करते हुए जिला सदर गौतम चटर्जी को हटाया जाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। फलस्तीनी बच्चों को भी शूट करने जैसे बयान देने वाले नेतन्याहू से ज्यादा एग्रेसिव नेफ्ताली बेनेट बनेंगे इजरायली पीएम, फलस्तीनियों में तशवीश। इजराइल में बनेगी तारीख, नई हुकूमत में शामिल होगी इस्लामिक पार्टी राइम। इस्लामिक पार्टी के लीडर मंसूर अब्बास ने नेफ्ताली बेनेट को अपनी हिमायत देने का किया ऐलान। अरबों के लिए राहत पहुंचाना बताया मकसद। अक़वाम मुत्तहिदा का दावा, कहा बातचीत से जो हासिल नहीं हुआ उसे ताकत के जोर पर हासिल करेंगे तालिबान। अफगानिस्तान का बेशतर इलाका तालिबान के ही कंट्रोल में। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की बढ़ी बेचैनी, फिर की बातचीत की पेशकश। कहा कश्मीर में दोबारा बहाल हुए पुराने हालात तो भारत से बातचीत के लिए है तैयार, सियासी समझौते पर जोर। ट्विटर और मोदी सरकार में टकराव जारी, अब ट्विटर को दी गई लास्ट वार्निंग। कहा नए डिजिटल क़वानीन लागू करे ट्विटर, वरना संगीन नतायज भुगतने के लिए रहे तैयार। और मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी के सनसनीखेज दावे। कहा जिस वक्त पीएम मोदी कर रहे थे कोरोना के खिलाफ जंग जीत लेने का दावा, उस वक्त मुल्क में थी ऑक्सीजन और बेड्स की कमी। झूठी तशहीर में मुलविस मोदी सरकार ने नहीं दिया इस तरफ कोई ध्यान। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।